बच्चों, आपने इस वीडियो से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया था और उसमें कुछ बच्चों ने वॉइस की प्रॉब्लम बताई थी। लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ 2-3 दिन की है, क्योंकि जैसे अपने पास इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप रेगुलरली फिर भी वीडियो देखते रहिए और ईयरफोन का जरूर यूज कीजिए, उससे वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और आज का वीडियो जो है वो ओम्स लॉ के ऊपर हमने बनाया है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दी जाए। ठीक है, ध्यान से स्टडी करना और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करो। कंप्लीट वीडियो देखने से ही आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया है। ओम्स लॉ क्या होता है पता होगा मोस्टली बच्चों को ओम्स लॉ क्या है। फिर भी ध्यान दीजिए, देखिए ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I, इनमें एक रिलेशन शो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I में एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ से पहले हमें इन वर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या क्या इसमें यूज होंगे, जो वर्ड इसके अंदर यूज होंगे हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके पहले जो यूनिट थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें तुम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी किया था। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points. ठीक है, potential difference between any 2 points of electric field is defined as the amount of work done in carrying unit positive charge from one point to another point of electric field. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पीछे स्टडी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है, एस नोट क्या होती है, वोल्ट होती है, सीजीएस नोट क्या होती है, स्टेट वोल्ट। ठीक है, इस तरह से स्टडी किया था। इसके बाद अगर हम करंट की बात करें, करंट हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कोई भी जो वायर होता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है, उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है या कोई भी एक पोर्शन जो होता है, उससे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट पता है पहले से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पहले से पता है, यूनिट फर्स्ट में था। The amount of work done in carrying unit positive charge from one point to another point of electric field is known as electric potential difference. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? The rate of flow of charge through a conductor is known as electric current, या इसको ऐसे बोल दीजिए, the amount of charge flowing per second through the cross section of any conductor is known as electric current. ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस का भी यूज होगा, हालांकि रेजिस्टेंस के आगे वाले वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। फिर भी रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई करें बैटरी या सेल के द्वारा, तो अलग अलग वायर में अलग अलग करंट फ्लो होता है, किसी में ज्यादा करंट फ्लो होता है, किसी में कम करंट फ्लो होता है। जिस वायर में ज्यादा करंट फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिस वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है, जिस वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिस वायर में करंट कम फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा अपोज करेगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस है, कम अपोज करेगा उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ए वो हमने यहाँ बना दिया अमीटर के लिए, ये अमीटर के लिए अमीटर। अमीटर क्या होता है? 10th क्लास में स्टडी कर आ रहा है। अमीटर जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसका यूज किस लिए होता है? करंट को मेजर करने के लिए। किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का मेजरमेंट किससे करेंगे? अमीटर से करेंगे। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है।
ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मीटर जो है, जैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है, या मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका वी पर आइए, वी जो लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट के, इसमें सर्किट के अंदर, वी यहाँ पर है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है कि इन दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है, वोल्टेज अगर मेजर करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और करंट को मेजर करने के लिए अमीटर। ठीक है, 10th क्लास में स्टडी कर आ रहे हैं कि अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, तो मीटर हमने सीरीज में लगाया सर्किट के अंदर। ठीक है, वोल्ट मीटर किसमें लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमने वोल्ट मीटर किसमें लगा दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। इसके बाद आरएस, आरएस का जो फुल फॉर्म होता है वो रियोस्टेट, रियोस्टेट। आरएस जो होता है वो रियोस्टेट होता है, RHES, RHEOST, रियोस्टेट। ठीक है, ये रियोस्टेट क्या होता है, एक तरह से ऐसा मान लीजिए वेरिएबल रजिस्टर मान लीजिए, वेरिएबल रजिस्टर, मतलब हम इसकी हेल्प से सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा करंट फ्लो करना है, रेजिस्टेंस कम कर देंगे, हमें अगर करंट कम फ्लो करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। किसकी हेल्प से बढ़ाएंगे, रियोस्टेट की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें V जो आया है सबसे पहले वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर करंट है, फिर ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर ज्यादा करंट का अपोज हो रहा है किसी वायर के द्वारा, किसी भी कंडक्टर के द्वारा, तो रेजिस्टेंस कैसा उसका ज्यादा है, अपोज कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। ठीक है, यहाँ पर A किसके लिए आया, अमीटर के लिए आया जो करंट को मेजर करता है। यहाँ पर V किसके लिए आया है, वोल्ट मीटर के लिए आया है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर RS किसके लिए आया है, रियोस्टेट के लिए। ठीक, क्लियर है। अब ध्यान देना ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देंगे फिजिक, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो लिखा हुआ है कि फिजिकल कंडीशन रिमेंस है, ओम्स लॉ हमेशा फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ सभी कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस ये होती है, ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब उस कंडक्टर के जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन उसमें कोई चेंज ना है, लेंथ में चेंज ना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज ना आए। ठीक है, उसके क्या नाम है, उसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम उसको जब हम उस फ्लो को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वास्तव में ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि ओम्स लॉ अगर फॉलो होगा भी तो तभी होगा जब उसमें स्ट्रेंथ, उस कंडक्टर का कोई भी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहेगा। ठीक है, और जो फिजिकल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए। अगर सभी फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी तो ही ओम्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, अब ओम्स लॉ अगर एक कंडीशन मान ली हमने सब कंडीशन फॉलो हो रही है, स्ट्रेन नो चेंज, ठीक है, टेम्परेचर सेम रह रहा है, प्रेशर भी सेम रह रहा है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के सभी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा जाए तब उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट होता है, फ्लो होने वाला जो करंट होता है, फ्लो होने वाला जो करंट होता है, करंट, वो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये यहां से वोल्ट मीटर से लगेगा, सॉरी ये इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बैटरी से। तो स्टेटमेंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या हम उसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर remains same, then electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across two ends of the conductor. और इसको ऐसे बोल दीजिए, if physical conditions of a conductor remain same, then potential difference applied across two ends of conductor is directly proportional to the electric current flowing through the conductor. ठीक है, मतलब I is directly proportional to V, और ये भी हो सकता है V is directly proportional to I, और V is equal to RI। अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल R।
इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या आर जो यहां पर आ रहा है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद जो ओम्स लॉ होता है वो कुछ कंडक्टर के लिए फॉलो होता है, कुछ कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ओम्स लॉ होता है वो किस कंडक्टर के लिए फॉलो होता है, किस कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जिन कंडक्टर के लिए फॉलो होता है, ओम्स लॉ जिन कंडक्टर्स के लिए फॉलो होता है उसको उनको बोला जाता है ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, द कंडक्टर्स फॉर विच ओम्स लॉ इज फॉलोड। ठीक है, जिन कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ फॉलो होता है उन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? ये चीज है, अगर कोई भी कंडक्टर जो है उसमें अगर ये रूल फॉलो हो रहा है कि उसमें हमने चेक करके देखा, हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में हमने देखा कि V और I दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आ रहे हैं। कब आएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जब V और I के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने थोड़ा सा वोल्टेज लिया, जैसे हमने लिया, सपोज किया हमने 10 वोल्ट लिया और 10 वोल्ट के लिए करंट फ्लो हो रहा है उसमें 2 एम्पियर। ठीक है, फिर हम 10 से कर दिया 20 एम्पियर। जैसे हमने ये लिया, इसको हमने यहाँ पर लिया, ये लिया हमने 10 लिया, करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने इसको 20 कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा 4 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर। फिर इसको हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया 30 कर दिया, 30 वोल्ट, तो ये तुम्हारा हो गया 6 एम्पियर हो गया, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है, सेम रेशियो में। ठीक है, तो अगर क्या नाम है ये, अगर इस तरह का अगर चेंज आ रहा है, वोल्टेज में चेंज करने पर करंट में चेंज आ रहा है, तो अगर हम इनके बीच ग्राफ तैयार करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है। ठीक है, और अगर V और I के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ होता है, यही ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो जिन कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ फॉलो हो जाता है, ओम्स लॉ फॉलो हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम देना, अच्छा ध्यान देना, जैसे कुछ कंडक्टर्स इनिशियली लो टेम्परेचर पर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनिशियली कोई कंडक्टर फॉलो कर रहा है तो वो हमेशा ही फॉलो करेगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो वो फॉलो कर भी नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ओमिक कंडक्टर्स उन्हीं को बोला जाता है जो हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देना, सेकेंड नंबर में तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो ओम्स लॉ चल रहा है तो हम क्या नाम है, हमने ओम्स लॉ के ऊपर ही ये ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर भी साथ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कौन से नहीं करते हैं? जैसे सेमी कंडक्टर्स है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह जो होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, जो भी सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, डायोड वगैरह जो होते हैं, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं, ठीक है, ये कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनमें अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन निकल कर नहीं आता है, कर्व की फॉर्म आएगा, इरेगुलर शेप आ सकता है। ठीक है, किसी भी शेप का आ सकता है बट एक स्ट्रेट लाइन निकल कर नहीं आता है। तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर जैसे सेमी कंडक्टर है, डायोड है, etc। ठीक है, इसके बाद हम ना ओम्स लॉ को फास्टली एक बार रिपीट दोबारा किया जा रहा है कि ओम्स लॉ क्या होता है? According to Ohm's law, if physical conditions of a conductor remain same, then electric current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across two ends of the conductor. Or if physical conditions of a conductor remain same, then potential difference applied across two ends of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through the conductor. ठीक है, that is V is directly proportional to R I and V is equal to R I। ठीक है, और ये कंडक्टर की अगर बात है ना, दो तरह के कंडक्टर बने हुए, एक नॉन ओमिक और हो गया ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमिक कंडक्टर और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अगर अंदर नेक्स्ट उसमें इसमें एक चीज है कि जो VI ग्राफ बनता है, VI ग्राफ, ठीक है, जो VI ग्राफ बनता है, अगर हम उसके स्लोप की बात करें,
वी आई ग्राफ के स्लोप की बात करें तो वी आई ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। प्लस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालना चाहें, इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालें, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, स्लोप हमेशा टेन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बोला जाएगा तो वाई अपॉन एक्स, क्योंकि जैसे मान सपोज किया, ऐसा हमने लिया, चलिए हमने इसको एंगल को थीटा मान लिया, थीटा वन मान लिया, ये वाला एंगल थीटा टू मान लिया, थीटा टू, ये थीटा वन एंगल है, ये थीटा टू एंगल सपोज कर लिया। अगर हम थीटा वन एंगल, अगर हम जैसे इस ग्राफ का स्लोप निकालें, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो ये इसमें आ जाएगा, ये चलो ये हमने ये ओ सपोज कर लिया है, और ये हमने ए सपोज किया, ये हमने बी सपोज किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने सी सपोज किया, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्राफ का ठीक है हम स्लोप निकालें, फर्स्ट ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो स्लोप जो होता है, स्लोप, ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप वो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ टेन थीटा वन हो जाएगा, टेन थीटा वन। अब थीटा वन के सामने परपेंडिकुलर हो गया बीसी, बीसी हो गया, बेस कौन सा हो गया, ओसी, बेस ओसी हो गया, ठीक है, ये होगा। इस रेशियो का अगर हमें कोई नंबर गिवन होंगे, जैसे हमें बी की वैल्यू कुछ गिवन है, आई की वैल्यू कुछ गिवन है, यहाँ बीसी और ओसी की वैल्यू रख देंगे, ये स्लोप निकल कर आ जाएगा। अगर हमें सेकंड ग्राफ का स्लोप निकालना है, सेकंड ग्राफ का स्लोप निकालना, तो वो भी क्या होगा, टेन थीटा टू होगा, टेन थीटा टू, टेन थीटा टू होगा, ठीक है। और टेन थीटा टू को अगर सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा तुम्हारा एसी अपॉन हो जाएगा ओसी हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा, जैसे ग्राफ बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, दो ग्राफ हमें दिए हुए हैं बी और आई के बीच में, क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह ग्राफ दिए हुए हैं कि फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस बताना है, तो हम उनका स्लोप निकाल कर देखेंगे स्लोप किसका ज्यादा निकल कर आ रहा है। जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा निकल कर आएगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप कम निकल कर उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ जो वी आई ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना रेजिस्टेंस निकल कर आता है, ठीक, क्लियर है। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ जो गिवन किया था वो एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसे गिवन किया था और उन्होंने क्या ना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन बनाया था, ठीक है, क्लियर है, ओके।